Hello everyone, welcome back once again with a new video of ज्ञान बाय सौमेन झा। मैं आपका दोस्त एंड मेंटर सौमेन झा स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, ये है पार्ट 2। जी हाँ, कल हम लोगों ने अपलोड कर दी थी पार्ट 1 क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 की, जो की थी द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज उसी की जो रेस्ट पार्ट बच गई है चैप्टर की, हम उसे लेके आ गए हैं आपके लिए। सो आज पार्ट 2 में बाकी यानी कि हाइड्रोस्फीयर, आपका एटमॉस्फेयर एंड जो रेस्ट पार्ट बच गया हमारा बायोस्फीयर, उसको कवर अप करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कल की वीडियो होपफुली आपके लिए बहुत काम की रही होगी एंड क्लास 6 एज वेल एज दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस, सबके लिए वो काम की चीज़ थी, क्योंकि मैंने उसमें कुछ डिटेल्ड वे में आपको समझाने का प्रयास किया था। होपफुली अच्छी लगी हो वीडियो आपको, और मैं पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो उसे देखना मत भूलिए अगर आपने नहीं देखा है तो। आइए शुरू करते हैं ज्ञान की बात, ज्ञान के साथ, ओनली ऑन ज्ञान बाय सौमेन झा। लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो। तो ये पार्ट 2 होने वाली है आज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की, है ना। चलिए आ जाते हैं फटाक से चैप्टर पे। देखो, चैप्टर में कल हम लोगों ने कंप्लीट कवर अप कर लिया था जिन टॉपिक्स को, वो थे हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है ना, सारे कॉन्टिनेंट्स कवर अप हो गए थे, यानी कि लिथोस्फीयर कवर अप हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्फीयर टॉपिक से। ठीक है, चलो। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली अगर मैं बात करूं, सो दिस हाइड्रोस्फीयर डिराइव फ्रॉम वर्ड द हाइड्रो एंड दिस हाइड्रा वर्ड केम फ्रॉम ग्रीक, और ग्रीक में इसका मतलब होता है वाटर, यानी कि वो स्फीयर जो कि पानी है, पानी के लिए जाना जाएगा, दैट वी विल कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इस एक क्वेश्चन यहां से निकल के आ जाएगा छोटा सा कि अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। क्यों उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? कि व्हेन यू क्लिक पिक्चर फ्रॉम स्पेस, जब आप स्पेस से पिक्चर क्लिक करोगे ना, तो ये ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है? बिकॉज 71% जो है वो अर्थ के ऊपर पानी ही पानी है, और सिर्फ 29% है हमारे पास जो कि लैंड है। तो मैक्सिमम अमाउंट पानी की होने की वजह से हमें क्या दिखता है? ये ब्लू दिखता है। कहां से? तो स्पेस से अगर पिक्चर ली जाए, यानी कि ऊपर से पिक्चर ली जाए। ठीक है, चलो। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। यहां पे ऑल इट्स फॉर्म्स का क्या मतलब है? तो बाबू, वाटर के 3 फॉर्म्स है। ठीक है, वाटर एक तो आपका हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में। दूसरा हो जाएगा ये सॉलिड स्टेट में, और इसी सॉलिड स्टेट को आप बोलते हो आइस। ठीक है, यानी कि बर्फ। ठीक है ना, तो ये बर्फ हो गया। तीसरा ये हो जाएगा गैसियस, गैसियस में, और इसी गैस को हम लोग बोलते हैं वेपर। ठीक है, दिमाग में रखना, जो गैसियस फॉर्म होगा वाटर का, दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर। ठीक है, वास्प, है ना। तो वाटर के भी 3 स्टेजेस हो जाएंगे। द्रव्य, यानी कि वो वाटर खुद लिक्विड फॉर्म, ठीक है, पीने का पानी। सॉलिड, आइस, आइस क्यूब, है ना। और गैस यानी कि वेपर, वास्प, जो आप देखे होंगे जब चावल या पानी उबलता है तो उससे जैसे भाप निकलती है, दैट इज एग्जैक्टली अ मॉइस्चर, लाइक बट इन अ एयरी फॉर्म, गैसियस फॉर्म। ठीक है, चलो। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड द रिवर्स एंड इन लेक्स, ठीक है, ये हो गया वही वाटर वाला लिक्विड। आइस इन द ग्लेशियर एज सॉलिड, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर, वेपर लाइक यू कैन से गैस। ठीक है, ये अलग अलग इसके कैटेगरीज हो गए, यानी कि फॉर्म्स हो गए। आइए, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस, और ये टू सॉल्टी, ये बहुत ज्यादा सॉल्टी है, यानी कि इसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है। देख सकते हो आप कि 97.5% वाटर ओशियन में है, और ये क्या है? ह्यूमन नीड, यानी कि जो ह्यूमन नीड है उसके लिए क्या नहीं है, इम्प्रॉपर हो जाएगी, उसके लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक है, हम इस वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना, डाइजेशन प्रोसेस है, या जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वो इस पानी को बहुत ज़्यादा क्या नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, इस पानी को वो प्रॉपरली क्या प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस कारण से ये पानी हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। ना सिर्फ बच्चों हमारे लिए, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मीन्स प्लांट किंगडम,
उनके लिए भी ये वेस्ट है जाएगी, यानी कि काम की नहीं होगी। ठीक है, तो दिस वाटर विल नॉट सपोर्ट वेजिटेशन ऑल्सो। ठीक है, सो अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। आइस शीट्स यानी कि ग्लेशियर। देखो जब हम बात करते हैं ना पहाड़ों की, देखो ये रहा हिमालय की जो चोटियां होती है, जो अपर पार्ट्स होते हैं हिमालय के, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्लेशियर होता है हमारे पास, ठीक है ना, रेंजेस में। तो ये यहाँ पे आइस शीट्स के तौर पे क्या है, आइस शीट्स के तौर पे यहाँ पे जो वाटर फिक्स्ड है। अब ये आइस शीट्स क्या करते हैं बच्चों, आपने सुना होगा कि भैया ये जो गंगोत्री है, यहाँ पे मान लो हिमालय, गंगा नदी, ठीक है, गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, तो भैया ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ग्लेशियर, देखो नाम आ गया ना, गंगोत्री ग्लेशियर। सिमिलरली हमारी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, इंडस रिवर, ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, वो भी ग्लेशियर है। ठीक है, मानसरोवर ग्लेशियर। तो इस तरीके से ये ग्लेशियर्स होते हैं जो आइस शीट्स में है, ये पिघलते रहते हैं और इनसे भी नदियां फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो भैया हो गया। और अंडर द ग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे का पानी। इस तरीके से एक बहुत छोटा, एक बहुत कम अवेलेबल है हमारे पास फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो कि ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स दोनों के लिए यूजफुल है, वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है इन सोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। जब आप अगले पेज में आओगे, वेट अ मिनट, हाँ आपको यहां मिल जाएगा क्या, ओशियंस के बारे में। आइए, आप सबको पता है ना कि हाउ मेनी ओशियंस वी हैव, वी हैव 5 ओशियंस। कितने हैं भाई, 5 हैं। द मेजर 5 ओशियंस आर प्रेजेंट इन ओवर अर्थ। इसमें पहला होगा पैसिफिक ओशियन। देखो एक एक करके थोड़ा सा बात करेंगे अलग से स्पेशली। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं पैसिफिक की, ठीक है ना। पैसिफिक ओशियन की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है। तो पैसिफिक के बारे में जान लो, इसकी एरिया, ठीक है, इसकी एरिया हो जाएगी 16.5, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ कितनी, तो 16.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और पैसिफिक के बारे में अगर कुछ मैं आपको बहुत अच्छा फैक्ट्स बताऊं, ठीक है, तो याद रख लो दिमाग में कि सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला नाविक यानी कि ओवरऑल समुद्री यात्रा करने वाला कौन था, तो 25 सितंबर, देखो 25 सितंबर 1513, ठीक है, याद रखना 1513 को, ठीक है, वास्को न्यूनेज डी बेल्बर, ठीक है, दिमाग में रख लो, ठीक है, वास्को न्यूनेज डे बेल्बर, ये वो समुद्री यात्री थे, कहां के, स्पेन के, ठीक है ना, कहां के, तो स्पेन के, जिन्होंने पहली बार 25 सितंबर 1513 को वास्को न्यूनेज डी बेल्बर, स्पेन के रहने वाले, स्पेन के सेलर, इन्होंने पहली बार पैसिफिक ओशियन रूट की खोज की थी और इसको उन्होंने नाम दिया था मैडल सुर, ठीक है, मैडल सुर, जिस एक स्पेनिश भाषा है मेल्डर सुर। और इस मेल्डर सुर जो स्पेनिश भाषा है, इसका मतलब होता है क्या, तो साउथ सी, ठीक है, कौन सा सी, साउथ सी। तो दिमाग में रख लीजिए कि भैया पैसिफिक ओशियन के एरिया 16.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 25 सितंबर 1513 को इसकी खोज हुई। वास्को न्यूनेज डी बेल्बर जो स्पेन के सेलर थे, उन्होंने इसको खोजा। मैडल सुर ओवरऑल इसका उन्होंने नाम दिया, जिसका मतलब है स्पेन में साउथ सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। ये कुछ फैक्ट्स था एक्स्ट्रा जो कि आपके बुक में नहीं है, एंड थोड़ा एक्स्ट्रा आपको मैं बताना चाहूंगा हमेशा कि ओवरऑल आपके पास कुछ कंटेंट रहे, कुछ नॉलेज रहे बना हुआ, ठीक है। चलो बात कर लेंगे थोड़ी सी द पैसिफिक के बारे में बुक से। तो पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ी है, और ये 1/3 पार्ट में पूरे अर्थ के स्प्रेड है। मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाए कि विच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ,
दिमाग में रखना मैरियाना ट्रेंच, और ये कहाँ है तो पैसिफिक ओशियन में है। द पैसिफिक ओशियन इज द ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, गोला है, और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा और कौन से कॉन्टिनेंट है तो देख लो तो भाई, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को सराउंड कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बातें हो गई पैसिफिक के बारे में। चलिए अब फटाक से बढ़ जाते हैं किसके बारे में, तो द अटलांटिक ओशन के बारे में बढ़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है अटलांटिक के बारे में भाई, है ना? पहले उसके एरिया की बात कर लो भैया, एरिया की बात कर लो, 10 करोड़ 64 लाख, 10 करोड़ 64 लाख 70 या 80, 60 हजार ना, 10 करोड़ 64 लाख 60 हजार, हाँ, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, हाँ, 10 करोड़ 64 लाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 10 करोड़ 64 लाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल एरिया हो जाएगा किसका, अटलांटिक का। सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है, वर्ल्ड की, और ये एस शेप्ड है। कितना, एस शेप में है, मतलब ओवरऑल इसकी जो शेप होगी सो एस शेप की होगी। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। मतलब ओवरऑल जो इसका फैलावा है, यानी कि ये जो पूरी तरीके से फैला हुआ है नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ठीक है, के पश्चिमी तरफ और यूरोप और अफ्रीका के पूर्वी तरफ। ठीक है, जब आप वर्ल्ड मैप में इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर। देखो ये हार्बर एंड पोर्ट्स क्या होता है, तो भैया बंदरगाह, ठीक है, जहां पे जहाज आते जाते रहते हैं, तो ये एक स्लोप प्रोवाइड करता है, यानी कि जो इसके जो बीचेस है ना, या फिर जो इसका जो समुद्री तट है वो खरा नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्लोपी है, फ्लैट है, सरफेस है, इस वजह से इजीली कोई भी शिप या कोई भी जो यू कैन से जहाज होगा, है ना, वो टच कर पाएगा ग्राउंड को। ठीक है, और मतलब यहाँ पे इजीली वो स्टे कर सकता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है, और इसके रूट को, यानी कि जनरली कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अटलांटिक रूट का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, आज भी और पहले भी अटलांटिक रूट के थ्रू ही, मतलब आप यू कैन से कनेक्टिविटी यूरोप से लेके एशिया के बाकी हर पार्ट में होती थी या बन जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, द इंडियन ओशियन की तरफ चलते हैं। देखो इंडियन ओशियन की मैं बात करूं तो भैया ये पहला और सिंगल ओशियन है जिसकी नाम किसी देश के नाम के साथ रखा गया है, दैट इज द इंडिया ओनली। ठीक है, भारत है। अगर मैं ओवरऑल बात कर लूं इसका, तो एरिया की अगर बात कर लेंगे आप तो 7 करोड़ 5 लाख 60 हजार। ठीक है, एरिया कितनी होगी भाई, तो इंडियन ओशियन की एरिया हो जाएगी 7 करोड़ 5 लाख 60 हजार स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जहां तक मेरी याददाश्त है इतना ही होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, ये हो गई टोटल एरिया जो ये कवर करता है, कौन, अपना इंडियन ओशियन। ठीक है, द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय है, मतलब एक तरीके से ऐसे है करके है, समझ लीजिए। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, मतलब एशिया, नॉर्थ में इसके एशिया कॉन्टिनेंट होगा, वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। मतलब ओवरऑल 3 कॉन्टिनेंट्स को ये टच करता है। ठीक है ना, दिमाग में रख लो, 3 कॉन्टिनेंट्स को टच करता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग चौथे नंबर पे द साउदर्न ओशियन की। ठीक है, द साउदर्न ओशियन कौन सा भाई, साउदर्न ओशियन, जो कि हमारा है कौन सा, अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, कितना है भाई, एरिया की पहले बात कर लो, एक सेकंड इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, द साउदर्न ओशियन, इनकी इसकी एरिया की अगर बात की जाए तो 20.33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 20.33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपको पता है भाई कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना, तो दिमाग में रख लेना 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं,
तो आप इजीली इसको इनटू मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ये तकरीबन पहुंच जाएगा कहां पे, तो करोड़ में ये भी, ठीक है। चलो, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अंटार्कटिक एंड द एक्सटेंड्स नॉर्थ टुवर्ड्स द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। बेसिकली नाम ही है इसका साउदर्न ओशियन, और इसका एक और नाम है अंटार्कटिक ओशियन। दिमाग में रख लो, साउदर्न ओशियन का एक और नाम क्या है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक ओशियन। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि अंटार्कटिका का हिस्सा कहाँ पे है। भैया थोड़ा देख लो जल्दी जल्दी, है ना। अगर मैं बात करूं कि अंटार्कटिका का हिस्सा कहाँ पे है, तो अगर ये ग्लोब है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये ऊपर वाला है आर्कटिक सर्कल, ठीक है ना। ये ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और इस तरीके से मैं नीचे जब आऊँगा तो ये नीचे वाला ही हमारा है अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। तो भाई ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसी से कनेक्टेड होगा, इसी भाग को से जुड़ा हुआ है हमारा ये साउदर्न, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हम लोग अभी कर रहे हैं साउदर्न ओशियन, या यूं कहूं तो अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है ना, लोअर पार्ट। चलो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। ये हमारा है आर्कटिक ओशियन। अब आ गया लास्ट वन हमारा ओशियंस की कैटेगरी में, वह आर्कटिक ओशियन। ऊपर का पार्ट है ये, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये ऊपर का पार्ट है। अगर मैं इसके टोटल एरिया की बात करूं तो 14.06 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर होगा, ठीक है। एरिया इसकी कितनी हो जाएगी, 14.06 मिलियन, है ना, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी टोटल एरिया है ना। और ये नॉर्दर्न पोल यानी कि ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, ऊपर के एरिया को कवर अप करता है। एंड पैसिफिक ओशियन से ये जुड़ा हुआ है एक छोटे से पट्टी यानी कि वाटर बॉडी के द्वारा, जिसको हम लोग बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। यानी क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि अपना आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कौन सी स्ट्रेट या कौन सी खाई जोड़ती है, तो आप दिमाग में रखेंगे वो बेरिंग स्ट्रेट होगी, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। चलो, इट इज बाउंडेड बाय नॉर्थ कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया का देखो, यूरेशिया जब भी लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लो कि यूरोप और एशिया दोनों है। और ये हिस्सा कौन सा होगा, तो ये भूभाग का रशिया वाला हिस्सा होगा, क्योंकि रशिया ही वो एकमात्र भूभाग है जो यूरोप और एशिया दोनों को जोड़ती है। तो जब भी यूरेशिया की बात हो तो यूरोप और एशिया की बात हो रही है, और जब भी यूरोप और एशिया की बात हो तो ऐसे भूभाग की हम चर्चा करेंगे जो है रशिया, ठीक है, जो कि दोनों में बराबर मात्रा में पाया, मतलब बटा हुआ है, यू कैन से, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ओवरऑल आपका ये जो पोर्शन है ना, किसका, हाइड्रोस्फीयर का, एक छोटे से ब्रीफिंग के साथ फटाफट से खत्म हो गया। आइए अब हम बढ़ जाते हैं किसमें, तो एटमॉस्फेयर में चलते हैं जल्दी से, ठीक है। टाइम ज़्यादा किल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम है ना। फटाफट से आगे बढ़ते हैं ना। एटमॉस्फेयर की बात करें अगर हम, तो आप देख सकते हो, एक सेकेंड थोड़ा और नीचे कर लूँ, हाँ, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर तो है क्या। तो फिर से मैं बता दूं पहले इसका लिटरल मीनिंग। तो ये जो वर्ड है ना, ये बना हुआ है एटमॉस से, एटमॉस, और एटमॉस भी एक ग्रीक ही वर्ड है। ये इसका भी जो डिलीवरेंस है सो ग्रीक ही है, और ग्रीक में इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो जाता है कि लेयर ऑफ गैस, ठीक है, लेयर ऑफ गैस। तो भैया ग्रीक भाषा में एटमॉस जो है उसका मतलब लेयर ऑफ गैस हो जाता है, जिससे कि एटमॉस्फेयर बना, ठीक है। हम अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दो सबसे मेजर गैसेस हैं, ठीक है, एक नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। आपको ये लिखा हुआ मिलेगा अभी आगे इसी में। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे आर द मोस्टली टू मेन गैसेस, जिसकी वजह से हम ब्रीथ कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम ओवरऑल अपने सारे फंक्शंस, कंबंसन से लेके कंबंसन, रेस्पिरेशन, लाइक ये सारी जो प्रोसेसेस हैं उसको हम लोग कंफर्म कर पाते हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी रिक्वायर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। लाइक इट प्रोवाइड्स अस विथ द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौन से रेज की, वी आर टॉकिंग अबाउट यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट जो किरण होती है, पारा बैगनी किरणें सूर्य के द्वारा जो निकलती हैं सूर्य से, उसको भी अब्जॉर्ब करने में ये जो लेयर ऑफ गैसेस है ना, इसी का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है, ठीक है। चलो
देखो यहाँ तक अगर अच्छा लग रहा हो, अभी तक आप अगर देख रहे हो, बहुत कम ही लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि हम अपनी वीडियोस में बकवास तो बिल्कुल नहीं करते। ये हमारा प्रयास होता है कि कुछ ना कुछ आपको पढ़ा दे, सिखा दे, एंड जितना हो सके उसको इलैबोरेट करके डिस्कस करें आपके साथ, है ना। तो थैंक यू, यहाँ तक देख रहे हो तो होपफुली आपने जरूर अभी तक बहुत कुछ सीखा होगा, नया जाना होगा या समझा होगा। अगर नहीं जाना तो कमेंट करो कि और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर ऑल योर फ्रेंड्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं और जुड़े रहिए और देखते रहिए, ठीक है ना। चलो, तो भैया एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सटेंड करता है हाइट अबव 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट तक ये ओवरऑल चला जाता है। और कम इसमें टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। आइए थोड़ा फटाफट जान लेते हैं कि कौन कौन से वो लेयर्स हैं और उनकी हाइट एग्जैक्टली है क्या। देखो यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है, याद रखना ये है हमारा लैंड सरफेस, ठीक है। हम इस हाइट को मेजर कहाँ से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली है, याद रखना, वी ऑलवेज मेजर इट फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से मेजर किया जाता है। तो सी लेवल से जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट कितनी होगी, तो उसकी हाइट होगी बच्चों 12 किलोमीटर की, याद रखना 12 किलोमीटर। यानी कि ये वो लेवल है ट्रोपोस्फेयर जिस लेवल में बायोस्फीयर यानी कि जीवन की संभावनाएं हैं, ठीक है। यही वो ट्रोपोस्फेयर है जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और आप सांस ले पाते हैं, आप ब्रीथ कर पाएंगे, आप अपने रेगुलर मेटाबॉलिज्म्स को परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो ये 12 किलोमीटर का जो रीजन है फ्रॉम द वाटर बॉडी लाइक सी लेवल टू अबव, इसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे। और ये एक तरीके से लाइफ सपोर्टिंग लेयर हो जाएगी, ठीक है। इसके जब आप ऊपर बढ़ोगे कहां तक, तो 50 किलोमीटर तक, मतलब 12 किलोमीटर से यहां से, ठीक है। अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं तो इस जगह से ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर ये कितना हो जाएगा, तो ये पहुंच जाएंगे आप 50 किलोमीटर तक, ठीक है ना। 12 आया, 12 से 50 ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये एग्जैक्टली होम टू अर्थ ओजोन लेयर, मतलब यही वो लेयर होती है बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर, जिसमें क्या होगी, ओजोन लेयर ट्रैप होती है, ठीक है। ओजोन की लेयर को ट्रैप करता है, यही वो लेयर है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का हिस्सा बेसिकली नोन एज द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। चलिए, जब आप स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर बढ़ेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर जो है, ऊपर वाला मेसोस्फेयर है, इसकी जो ओवरऑल हाइट होगी ना वो कितनी निकल के आएगी, वो पहुंच जाएगी भैया 80 किलोमीटर तक, ठीक है। कितनी होगी भैया, 80 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी, याद रखना 80 किलोमीटर्स। और ये जो एग्जैक्टली स्पेयर है ना, किस चीज के लिए सुटेबल है, तो ये बेसिकली कोल्डेस्ट है और मेटेओर्स, ठीक है, मेटेओर्स बर्न्स हियर। क्या मतलब इस बात का थोड़ा ध्यान से समझो। ये आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा, ठीक है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कोई तारा टूटे और टूट के अर्थ पे गिरे। इस बात को दिमाग से वहम को निकाल दो, ये मिथ है, बहुत ज्यादा भ्रम है कि कोई तारा टूटा और टूट करके अर्थ पे गिरा, बिकॉज सन भी एक तारा है। जरा इमेजिन करो, सन अपनी जगह पे खड़ा है ना, तब तो इतनी गर्मी लगती है। अगर सन जैसा कोई स्टार, ठीक है, टूट के अर्थ के ऊपर आ गिरे तो भाई अर्थ का तो धुआं धुआं निकल जाएगा, मतलब समझ रहे हो, 1 सेकंड के अंदर भस्म हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे मानो कि भगवान शंकर ने अपने त्रिनेत्र को खोल दिए हो और हम सब उसकी आग में यानी कि उस अग्नि की ज्वाला में जल के भस्म हो गए, ठीक है। किसी वर्ल्ड वॉर 3 की जरूरत नहीं होगी, सीधा ये हो जाएगा डायरेक्टली वर्ल्ड का अंत, पूरा अर्थ ही खत्म हो जाएगा हमारे सोलर प्लैनेट से, यानी कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसलिए टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो क्या होते हैं, वो मेटेरॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, लाइक एक पत्थर के टुकड़े होते हैं। जब वो हमारी इस, यू कैन से, 1 सेकंड में जल्दी से आपको बता देता हूं, जा डिलीट हो गया ना, ओके सॉरी। जब हम बात करें अगर, तो हर जैसे ये 1 सेकंड, हाँ,
देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है, मान लो ये सन है और सन के पैरेलल में सारे प्लैनेट्स जो है ना एक दूरी पर क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से सभी अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ये मान लो अपना अर्थ है जो ये चक्कर लगा रहा है, इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारा ये जो ओवरऑल आप ऐसा समझो कि हमारा ये जो अर्थ है ना, इस अर्थ का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो उस ग्रेविटी के अंदर यानी कि उस ओवरऑल कक्ष में, ठीक है, इसको कक्ष बोलेंगे, उस कक्ष के अंदर जब मान लीजिए कभी कभार क्या होगा कि कोई मेट्रॉइड स्पेस से इन कर जाता है, तो जब वो इन करता है तो बहुत तेजी से अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचती है और इस वजह से वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो इस मेसोस्फीयर नीचे से की तरफ बढ़ना शुरू होगा। वो एक्सोस्फीयर के लेयर को क्रॉस करेगा, ध्यान दीजिएगा ये मैकेनिज्म, वो एक्सोस्फीयर के लेयर को क्रॉस करेगा, थर्मोस्फीयर को क्रॉस करेगा और मेसोस्फीयर में इंटर होते ही इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो चुकी होगी कि वो यहां आते आते ही घर्षण यानी कि फ्रिक्शन की वजह से धू धू करके जलने लगेगा, बर्न होने लगता है। ठीक है, और इसीलिए हमें वो जो फिनोमेना है ना जलने वाली, वो इस स्फीयर में दिखाई देती है। हम ये सोचते हैं कि टूटता हुआ तारा दिख रहा है, बट एग्जैक्टली वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो जलता हुआ मेट्रॉइड होता है। ठीक है, जो क्यों जला, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स जला, घर्षण की वजह से जला, जो वो वायु का दाब है, एयर प्रेशर की वजह से जला, ये भी आप कह सकते हो। तो दिमाग में रख लेना इसकी हाइट कहाँ होगी, तो भैया 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर इसकी हाइट है और जो मेन नेचुरल फिनोमेना होगा वो बर्निंग ऑफ एस्ट्रॉइड्स होगा। ठीक है, सिंपल भाषा में टूटता हुआ तारा, लेकिन वो टूटता हुआ तारा नहीं होता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं थर्मोस्फीयर में। तो भैया मेसोस्फीयर से ऊपर बढ़ेंगे तो यह थर्मोस्फीयर का रीजन। इसकी टोटल जो हाइट है वो कितनी है, तो 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। जी हाँ, 80 से 700 किलोमीटर। और ये वो रीजन है जो कि क्लाउड फ्री है, मतलब बिल्कुल यहां पे क्या नहीं है, बादल वादल कुछ नहीं है, एकदम फ्री, क्लाउड फ्री। इसी रीजन में क्या उड़ा करता है, इस रीजन में हम लोग फ्लाइट्स उड़ते हैं, यानी कि प्लेन उड़ेगा। जैसे बादलों के ऊपर आप चले गए, है ना, अगर आपने हवाई जहाज की सफर की होगी तो ये रहा बादल, बादल को छूता हुआ प्लेन उड़ा और फिर उसके बाद प्लेन बादलों के ऊपर आ गया। साफ साफ दिखेगा आपको चारों तरफ, है ना, लेकिन बादल नीचे है, आपका प्लेन ऊपर है। जेट वगैरह भी इसी में चला करते हैं। ठीक है, हाई स्पीड जो जेट होते हैं वो इसी में फ्लो करते हैं। ठीक है ना। आगे अगर मैं बात कर लूं तो लास्ट हमारा है एक्सोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर के बाद ये वाला रीजन हो गया सबसे टॉप वाला, जिसके इसके बाद तो भैया स्पेस है। इसके बाद आप कह लो कि स्वर्ग आ गया, है ना, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से उसके बाद तो स्वर्ग आ गया। ठीक है, जहां भगवान लोग रहते होंगे, वैकुंठ होगा, वैकुंठ। ठीक है, तो भाई इंद्र का इंद्रालय वहीं हो सकता है। तो इसकी हाइट कितनी होगी, तो भैया 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर। जी हाँ, 700 से 10,000 किलोमीटर तक ये फैला होगा। और ये मेनली किसके लिए यूज होता है, तो ये सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है। याद रखना, जितने भी ह्यूमन मेड, मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, चाहे वो सैटेलाइट्स किसके लिए हो, मतलब जलवायु के लिए हो, क्लाइमेटिक कंडीशन को देखने के लिए हो, टाइम जोन्स के लिए हो, ब्रॉडकास्ट करने के लिए हो, टीवी चैनल्स वगैरह, सिग्नल सैटेलाइट हो, सारे टाइप के सैटेलाइट्स इस एक्सोस्फीयर में ही होते हैं। मतलब वो सी लेवल से 700 किलोमीटर से अबव पे डाले जाते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये हमारा लेयर्स ऑफ, है ना, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बता दो, कमेंट कर लो। अगर कोई दिक्कत है यहां तक में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूं। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ जाता हूं। कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट से, आप उनको जल्दी से देख लो। द एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ 99% ऑफ क्लीन ऑक्सीजन व्हेन लाइक क्लीन ड्राई एयर, जिसमें नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है,
नियॉन है, बहुत सारे अलग अलग गैसेस है जो कि टोटल 1% ही है। ये ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। थोड़ा सा बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बट वो लास्ट में करेंगे, तो चिंता मत कीजिए, वहाँ तक मैं पहुँचूंगा बाद में। चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टॉपिक लेके, वो है हमारा बायोस्फीयर। देखो नाम ही है बायोस्फीयर, पहले इसका मीनिंग कर लेंगे अगर हम, तो याद रखना ये मीनिंग है बायोस, ये भी एक ग्रीक वर्ड ही है और इसका मतलब ही लाइफ होता है, लाइफ। तो यहाँ पे वो स्फीयर जहाँ पे लाइफ एग्जिट करेगी, लाइफ सस्टेन करेगी, वो हमारा बायोस्फीयर होगा। यहाँ दो टाइप के हैं, यहाँ फ्लोरा भी है, यहाँ फौना भी है, ठीक है। फ्लोरा का मतलब जैसे मैंने बताया प्लांट किंगडम होगा, है ना, प्लांट किंगडम पौधा, और फौना हो जाएगा हमारा एनिमल किंगडम। तो इस तरीके से फ्लोरा एंड फौना दोनों की अवेलेबिलिटी होगी इस बायोस्फीयर में, ठीक है ना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आई होप समझ गए होंगे आप, है ना। जो लोग यहाँ तक देख रहे होंगे अच्छे बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, समझ भी गए होंगे, है ना। जो नहीं देख रहे होंगे कोई बात नहीं, चलो। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल जब आप इसको रीड डाउन करोगे ना, तो यू विल सी कि ये जो बायोस्फीयर है, यानी कि बायोस्फीयर ये क्या है ना, तो ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका, तो लिथोस्फीयर का प्लस एटमॉस्फेयर का प्लस हाइड्रोस्फीयर का, यानी कि ये तीनों चीजें यहां पे कंबाइंड तौर पे होंगी बायोस्फीयर में, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा बायोस्फीयर, बिकॉज ये तीनों जो एलिमेंट्स है ना स्फीयर की, हमारे अर्थ की, ये ओवरऑल एक दूसरे को मिला के एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करती है जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सके, है ना। तो इसीलिए इसको बायोस्फीयर में ऑल टुगेदर डाला गया, ठीक है। आगे मैं आ जाऊं अगर, तो लास्टली जो टॉपिक हमारा आता है वो ये पैराग्राफ आता है आपके लिए, और जब आप इस पैराग्राफ को रीड ऑन करोगे तो यहां पे आपको ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक निकल के आएगी, जैसा मैंने बोला था। देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है और ये एग्जैक्टली कैसे होती है। कुछ ऐसे गैसेज हैं जिनमें CO2 सबसे इंपॉर्टेंट है, CO2 हो गई, उसके अलावा आप कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी वो गैसेज होंगी जिसकी वजह से ऐसा होगा। मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि एग्जैक्टली है क्या। आप देखो यहाँ पे, आप देख लो, क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा, जब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मान लो सन है, जैसा कि हम लोगों ने बनाया था, अभी स्फीयर था ऊपर में, तो ये रहा हमारा ट्रोपोस्फीयर यहाँ पे मान लो, और इस तरीके से अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे ऊपर अपना एक्सोस्फीयर था, ठीक है, उसके बाद अपना ट्रोपोस्फीयर, है ना, के बाद यहाँ पे था कौन सा, मेसोस्फीयर, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ स्ट्रेटोस था, फिर यहाँ पे मेसोस था, ठीक है। तो अलग अलग स्फीयर्स थे। अब मान लो इस एरिया से यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सन है, सन। ये सन क्या करेगा, अपने रेज को छोड़ेगा, अपनी रेज को नीचे की तरफ भेजेगा। ये सन की जो रेज है ना, इसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक है, सोलर रेडिएशन, ठीक है। मतलब जो हीट उष्मा, गर्मी सन द्वारा छोड़ी जाती है, दैट इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। अब देखो क्या होगा कि ये जब रेडिएशन नीचे की तरफ आएगा, तो चूंकि यहाँ गैस भरे पड़े हैं, है ना, इस पूरे में क्या है, गैस है, यहाँ गैस है, तो ये गैस क्या करेगा, इस हीट को थोड़ा थोड़ा ट्रैप करेगा, ठीक है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि सन की ये जो हीट है ना, ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्या करती है, इस हीट को, ऑक्सीजन इस हीट को ट्रैप नहीं करती है। क्या नहीं करती है, ट्रैप नहीं करती, यानी कि ऑक्सीजन ऑब्जर्व नहीं करेगी, है ना, गर्मी को, है ना, सूर्य की। और इस वजह से ऑक्सीजन जब रहेगा, ज्यादा ऑक्सीजन होगा, तो आप क्या करेंगे, बहुत गर्मी महसूस नहीं करेंगे, आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गैसेज हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये ऐसे गैसेज हैं जो कि क्या करते हैं,
हीट को ऑब्जर्व करके होल्ड करके रखते हैं। मतलब मैंने मान लो किसी चीज को मैंने पकड़ा, ये मान लो एक टेडी है, मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के होल्ड कर रखा है, ठीक है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, होल्ड कर रखूंगा, तो ये क्या होगा, यही काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है, इस ट्रोपोस्फेयर में है। ट्रोपोस्फेयर में क्यों, क्योंकि यहां बायोस्फेयर है, यहां ट्रोपोस्फेयर तो है ही, साथ में बायोस्फेयर है, लाइफ यहीं एग्जिस्ट करती है। अब जब लाइफ यहां एग्जिस्ट करेगा, पाया जाएगा, यहां अगर ज्यादा मात्रा में CO2 हो जाए, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस लेवल पे बहुत ज्यादा हो जाए बच्चों, तो क्या होगा कि वो यहां की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये CO2 हीट को होल्ड करके बैठ जाएगा। अब जब टेम्परेचर यहां बढ़ने लगेगा तो यही वो लेयर है, ट्रोपोस्फेयर का हिस्सा, यानी कि सरफेस से, है ना, 12 किलोमीटर वाला जो रीजन है, यही वो रिश्ता है जहां पे ज्यादातर क्या है, माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, सब कुछ है। ऐसे में क्या होगा कि ग्लेशियर, जो ग्लेशियर्स हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ग्लेशियर्स जल्दी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, और जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो लैंड है ना, हमारा लैंड, मतलब जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोले थे, वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगेगा। आपने सुना होगा सुनामी जब आई थी, उस सुनामी के बाद क्या हुआ था, अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार, हमारे इंडिया के अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट पानी में डूब गया, है ना। वही वाली सीन होगी पूरे वर्ल्ड के साथ, पूरे अर्थ के साथ। पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, लैंड जो है वो नीचे, मतलब पानी के नीचे जाने लगेगा, और इस तरीके से पृथ्वी पर से लैंड खत्म तो वेजिटेशन खत्म, ठीक है, लैंड खत्म तो ग्रीन प्लांट्स खत्म, यानी कि वेजिटेशन खत्म, वेजिटेशन खत्म तो हार्बीवोरस एनिमल्स खत्म, हार्बीवोरस खत्म होंगे तो कार्निवोरस खत्म हो जाएंगे, कार्निवोरस खत्म होंगे तो ओमनीवोरस खत्म हो जाएंगे, मतलब प्लांट और एनिमल खत्म हो गया। अब जरा सोच के देखो कि जब ना चिकन बचेगा और जब ना पालक बचेगा, आलू बचेगा, तो भैया हम तुम क्या खाएंगे, हैं जी। ना चिकन मटन खा सकते हो, ना प्लांट्स खा सकते हो, यानी कि वेजिटेबल्स खा पाओगे, तो भैया जिंदा कैसे रहोगे, हवा पी के रहोगे, है ना। तो यही लॉजिक यहां आ जाती है, जिस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी चिंता है। और हर देश के जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसकी चर्चा करते हैं। आप लोगों ने तो ऑलरेडी रीड भी किया होगा, कि देखा भी होगा अपना ये इसमें, कि अभी अभी पूरे वर्ल्ड के जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने COP26 किया, ठीक है, क्या चीज पे, तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज मुद्दा था। और ये मुद्दा क्यों, तो इसी वजह से, इसी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ताकि पृथ्वी का अस्तित्व बचा रहे, खत्म ना हो, ठीक है। होप चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और आपको ये चैप्टर के सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन आंसर में, प्लीज डू कमेंट, आई विल मेक श्योर कि आपको वीडियो मिल जाए आपके डाउट से रिलेटेड। अभी तक ऐसी कोई डाउट्स आती नहीं है, क्योंकि पता नहीं शायद पूरा आप लोग देखते नहीं हो। देखोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए लास्ट में मैं कहूंगा देखते रहिए और जुड़े रहिए। ज्ञान की बातें जहां होती हैं ज्ञान के साथ, ओनली ऑन ज्ञान बाय सौमेन झा। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।